नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बोर मॉडल की कमियां पढ़ाई थी और कल उसी के साथ हमारा बोर मॉडल समाप्त हो गया था। अब इस पाठ के अंतिम टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं बोर के क्वांटम प्रतिबंध। मतलब बोर का दूसरी संकल्पना जो थी, उसकी दूसरा जो अभिग्रहित था, उसकी हमें पुष्टि करनी है। किसकी सहायता से? दे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर। हेडिंग क्या है हमारी? हमें बोर के द्वितीय अभिग्रहित की पुष्टि करनी है। किसके द्वारा? दे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर। ठीक है सर। अब पहले आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये दे ब्रोगली अवधारणा क्या है। तो थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और पाठ नंबर 13 जो है हमारा, उसमें ये विस्तार से आएगा। लेकिन अभी हमने पार्ट नंबर 14 शुरू किया है, तो थोड़ा सा इसका आइडिया आप लीजिए। देखिए, कोई भी जो गतिशील कण है, कोई भी कण हो, वो कण अगर गतिशील है तो वो कण तो है ही, उस कण के साथ साथ उससे एक तरंग भी संबंधित होगी। उस कण के साथ साथ उससे एक तरंग भी संबंधित होगी। यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब उसकी कण प्रकृति भी है और उसकी तरंग प्रकृति भी है। मतलब अगर वो कण है तो उसके साथ एक तरंग भी संबंधित होगी। ठीक है। और केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने ये, और थोड़ा बहुत दोबारा पढ़ेंगे इसको हम 13वें पाठ में। देखो, मैंने कहा कि कोई कण है तो उसके साथ तरंग संबंधित होगी। तो उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी लैम्बडा, वो उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ये कि लैम्बडा इक्वल टू कितना होगा? h/p। तो यही है आपका दे ब्रोगली सिद्धांत। वापस, कोई कण है तो उसके साथ एक तरंग संबंधित होगी और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वापस, कण है तो तरंग संबंधित होगी और तरंग के साथ जो उसका तरंग दैर्ध्य होगा, वो लैम्बडा जो है, वो उस कण के संवेग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इक्वल करने के लिए h लगाएंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। और p संवेग होता है तो हम जानते हैं p के स्थान पर हम लोग mv भी रख सकते हैं। तो लैम्बडा कितना हो जाएगा? h/mv। ठीक। अब हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य वापस समझिए एक बार। हमें करना क्या होगा, याद कीजिए। बोर ने अपने द्वितीय मॉडल में क्या कहा था? उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। एल की जगह हम mvr लिखते हैं। तो mvr कितना होना चाहिए? nh/2। अब इस बात की पुष्टि बोर नहीं कर पाया कि भाई ये nh/2 क्यों होना चाहिए। तो इस nh/2 को अब हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे होता है। किसका उपयोग करेंगे हम? दे ब्रोगली सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। परमाणु की हेडिंग लिखिए पहले एक बार, क्या लिखा हुआ? द्रव्य तरंग के सिद्धांत से। द्रव्य तरंग सिद्धांत मतलब दे ब्रोगली सिद्धांत। दो नाम है इसके। या तो बोलिए आप द्रव्य तरंग का सिद्धांत, या बोलिए आप दे ब्रोगली सिद्धांत, एक ही बात है। के द्वारा हमको क्या करना है? बोर के क्वांटम प्रतिबंध, मतलब बोर का द्वितीय अभिग्रहित की स्पष्टीकरण, मतलब उसका सिद्ध करना है हमको। ठीक है। तो देखिए, पहले लिखा है इसने कि परमाणु की संरचना से संबंधित बोर मॉडल के क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार
परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात गणितीय रूप में बोर के क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार mvr बराबर nh/2। अब इसको हमें एक्चुअली प्रूव करना है, ठीक है। अब बताओ बोर ने क्या कहा था। बोर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमेगा तो वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विकिरित नहीं करेगा, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा। किस कक्षा में? स्थायी कक्षा में। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब ये इससे हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें अब दे ब्रोगली परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है ये कण है ना? बोलो भाई, ठीक है। अगर ये कण है तो दे ब्रोगली कहता है कि गतिशील कण है तो कण के साथ एक द्रव्य तरंग संबंधित होनी चाहिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसके साथ साथ एक तरंग भी इस प्रकार से चक्कर लगानी चाहिए। डायग्राम पढ़ा हो केमिस्ट्री में आपने इस तरीके का, ठीक है। तो वो जो है गतिशील कण यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ साथ तरंग भी चलनी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा? दे ब्रोगली ने। अब सुनो, अब मुद्दे की बात आती है कि साहब ये तरंग जो है, ये तरंग जो हमने बनाई है, ये तरंग प्रगामी होगी या अप्रगामी होगी, ठीक है। अब ये तरंग प्रगामी होगी या अप्रगामी, इसके लिए क्योंकि बोर ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ऊर्जा विकिरित नहीं करता, ठीक है। अब मैंने आपको शायद नहीं पढ़ा पाया 11वीं क्लास में, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अप्रगामी तरंग, दो तरंगे हैं, प्रगामी और अप्रगामी, प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। तो जो अप्रगामी तरंग है वो अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वो ऊर्जा का ह्रास नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो तरंग होगी वो प्रगामी होगी कि अप्रगामी होगी? अप्रगामी होगी। क्यों अप्रगामी होगी? क्योंकि अप्रगामी तरंग भी ऊर्जा विकिरित नहीं करती, उसकी ऊर्जा भी नियत रहती है। तो दो बातें हमने कंक्लूसिव निकाली यहाँ से। पहली बात कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में चक्कर लगाएगा तो वह अपने साथ एक तरंग लेकर चलेगा, वह अपने साथ एक तरंग लेकर के चलेगा। सेकेंडरी कि वो तरंग कैसी होगी सर? तो वो तरंग होगी अप्रगामी। तरंग कैसी होगी? वो अप्रगामी तरंग होगी। क्यों होगी अप्रगामी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा विकिरित नहीं करता। ठीक उसी प्रकार अप्रगामी तरंग भी अपनी ऊर्जा का ह्रास या विकिरित नहीं होती उसकी ऊर्जा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के साथ जो तरंग है वो डेफिनेटली कैसी होगी? अप्रगामी तरंग होगी। लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पर पढ़िए आप लोग। दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार परिभ्रमण कर रहे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्य तरंग संबद्ध होती है। अतः इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित न करे, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन से जो संबद्ध द्रव्य तरंग है वो अप्रगामी होनी चाहिए, क्योंकि अप्रगामी तरंग की ऊर्जा कैसी होती है? नियत होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसके साथ तरंग कैसी होगी? तरंग तो होगी, और तरंग कैसी होगी? वो अप्रगामी। ठीक बात। अगली बात कि जो अप्रगामी तरंग है उस अप्रगामी तरंग के निर्माण की एक शर्त होती है साहब। सुनो ध्यान से, बताओ जो क्लास है वो कैसी है? सर क्लास वृत्ताकार है, वृत्त की त्रिज्या r। तो बताओ इस वृत्ताकार कक्षा की परिधि कितनी होगी? दैट विल बी 2πr। कितनी होगी बोलिए? वो 2πr, ठीक है। और ये जो परिधि है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ये
वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके साथ तरंग है साथ में उसके, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये जो परिधि है पूरी पूरी 2πr, ये वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए। ये होती है अप्रगामी तरंग के निर्माण की शर्त। मतलब 2πr मस्ट बी इक्वल टू n लैम्बडा। लैम्बडा उसकी वेवलेंथ थी, तो लैम्बडा का पूर्ण गुणज मतलब कितना होना चाहिए, वो n लैम्बडा होना चाहिए। तो 3 बात वापस, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यस, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो दे ब्रोगली के अनुसार उसके साथ एक तरंग संबद्ध होगी। नंबर 2 बात, वो तरंग प्रगामी है या अप्रगामी? अप्रगामी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता तो उसके साथ एसोसिएट संबद्ध तरंग भी अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगी। मतलब वो जो तरंग है वो कैसी होगी, अप्रगामी। और तीसरी बात, अप्रगामी तरंग के निर्माण की शर्त क्या है सर? शर्त यह है कि वृत्ताकार कक्षा की परिधि उस तरंग की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए। मीन्स 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्बडा। इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 डाल दिया या 2 डाल दिया, 1 पहले डाल दिया होगा उसने, ठीक है। बस अब सिंपल गणित है, समझिए इसको आगे। बताओ 2πr इक्वल टू कितना हो गया, n लैम्बडा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में कि लैम्बडा क्या होता है, h/p। ये लैम्बडा क्या होता है, h/mv। p की जगह कर दिया मैंने mv कर दिया। अब इस लैम्बडा के मान को यहाँ से उठा करके अगर हम यहाँ रख दें तो बोलो क्या होगा, 2πr n की जगह n, लैम्बडा की जगह सॉरी इरेजर, नहीं है इरेजर, वापस देखते हैं। 2πr n लैम्बडा, लैम्बडा की जगह h/mv, ठीक है। अब mv को इधर ले जाइए और 2π को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, बोलो mvr इज इक्वल टू nh/2π। और यही तो है बोर मॉडल का सेकंड अभिग्रहित, ठीक है। तो प्रूव हो गया। हमने शुरू कहाँ से किया, दे ब्रोगली तरंग सिद्धांत से, और पहुँच कहाँ गए, बोर के क्वांटम प्रतिबंध पर। तो देख रहे हैं आप लोग, बुक में रीड कीजिए इसको एक बार अपनी स्क्रीन पे। अप्रगामी तरंग के निर्माण के लिए शर्त क्या है कि जो वृत्ताकार कक्षा की परिधि है 2πr वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा के पूर्ण गुणज के बराबर होनी चाहिए। मतलब 2πr इक्वल्स टू n लैम्बडा। यहाँ r कक्षा की त्रिज्या, लैम्बडा उसका वेवलेंथ, n प्राकृत संख्या। अब दे ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा इक्वल्स टू h/p, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv। ये मान उठा के हमने ऊपर रख दिया लैम्बडा का इक्वेशन 2 में, तो mv को उठा के उधर ले गए, तो mvr इक्वल्स टू nh/2π, जो कि बोर का क्वांटम प्रतिबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत आसान है, हमने समझा दिया आपको। अब देखो, वैसे तो ये पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त हो गया, लेकिन अभी 1-2 टॉपिक इसमें छोटे छोटे दे रखे हैं, वो वैसे केमिस्ट्री के हैं, आपने पढ़े भी होंगे पहले। सबसे पहले आता है आयनन ऊर्जा। तो क्या है आयनन ऊर्जा, समझिए उसको, एकदम आसान है। देखो, ये हमारा नाभिक था और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको एब्जॉर्व करके, जिसको अवशोषित करके परमाणु आयनित हो जाए, परमाणु आयनित हो जाए। तो परमाणु आयनित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उससे सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो
हो गया आयनित। तो कौन सी ऊर्जा है वो न्यूनतम ऊर्जा, उसे कहेंगे हम आयनन ऊर्जा। तो लिखा हुआ स्क्रीन पे पढ़िए आप, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे अवशोषित करके परमाणु आयनित हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से सदा के लिए परमाणु से अलग हो जाए, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहेंगे आयनन ऊर्जा। ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, बताइए उसकी प्रथम क्लास के अंदर, प्रथम क्लास में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बोलो कितनी थी सर? वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं इसको इतनी ही ऊर्जा प्लस में दे दूं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ क्या होगा? ये अपने कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन वो आयन बन जाएगा। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को यानी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये लिखा हुआ है। अतः हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी होगी। तो यही क्या है? हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा होगी। अब इसी में आता है आयनन विभव। ठीक है, अब देखो आप लोग सोचते होंगे कि एक आप ये सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन को हटाना काफ़ी आसान है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन को हटाना इतना आसान नहीं है। समझिए कैसे हटता है इलेक्ट्रॉन। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर खींच लिया। हमें क्या करना होता है कि बाहर से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके, बाहर से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके भेजना होता है, और वो इलेक्ट्रॉन इस बद्ध इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके इसको अलग कर देता है। खुद तो अलग है ही, इसको उसको अलग कर देता है। ठीक है, तो आयनन विभव क्या है? देखो, अब बताओ किसको आपने त्वरित किया? बाह्य इलेक्ट्रॉन को। लिखा है स्क्रीन में, पढ़िए आप लोग, वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे त्वरित होकर कोई बाह्य इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा अर्जित कर ले, कितनी अर्जित कर ले ऊर्जा, कि वह किसी परमाणु से टकरा कर उसे आयनित कर दे। तो उसे क्या बोलेंगे हम? आयनन विभव बोलेंगे। ये बात समझ में? भाई, बाहर से इलेक्ट्रॉन है, उसको इतना उसको वोल्टेज देना है कि उससे वो त्वरित होकर के टक्कर मार के उस इलेक्ट्रॉन को आयनित कर दे। ठीक है, जैसे इसको समझिए एक बार। बताओ, हमें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा की पड़ेगी आवश्यकता? सर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को भेजें, कितने वोल्टेज से? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को भेजें कितने वोल्टेज से? 13.6 वोल्टेज से। कितने वोल्टेज से? 13.6 वोल्टेज से त्वरित करें तो उसके पास ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। और वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से जब टकराएगा तो टकरा करके उसको अलग कर देगा। तो उसे हम कहेंगे आयनन विभव। तो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे त्वरित होकर कोई बाह्य इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा अर्जित कर ले कि वह किसी परमाणु से टकराए तो उसे आयनित कर दे। तो उसे हम क्या कहेंगे? आयनन विभव। यदि आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाए, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसका आंकिक मान, ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है और इसका जो आंकिक मान है वो वोल्ट में, वो किसको व्यक्त करेगा? आयनन विभव को। समझिए कैसे। जैसे हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हो गया आयनन ऊर्जा। अब इसमें से इस ई को हटा लो, बस ई को हटा लो तो कितना आ रहा है? +13.6 वोल्ट। ये हो गया आयनन विभव। ठीक है, कई बार सवाल बोर्ड में आया हुआ है
कि 13.6 वोल्ट से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा आएगी, तो निश्चित है कि प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी आयनन ऊर्जा और आयनन विभव की। अब ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं उत्तेजन ऊर्जा की। देखो, आयनन ऊर्जा में तो क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए अलग कर दिया परमाणु से, इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए परमाणु से अलग कर दिया। उत्तेजन ऊर्जा में ऐसा नहीं होगा। उत्तेजन ऊर्जा में हम उत्तेजित करके इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से और दूसरी कक्षा में पहुंचा देंगे बस। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर के एक क्लास से कहाँ पहुंच जाए, दूसरी क्लास में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तेजन ऊर्जा। और विभव के रूप में हो जाएगा उत्तेजन विभव। लिखा हुआ है, परमाणु को मूल अवस्था से किसी अवस्था तक ले जाने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे उत्तेजन ऊर्जा। यदि n1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En1 है और n2वीं कक्षा में ऊर्जा En2 है, तो उत्तेजन ऊर्जा E उत्तेजन बराबर En2 माइनस En1। और उत्तेजन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे त्वरित होकर कोई बाह्य इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ले कि जब वो किसी परमाणु से टकराए तो उसे उत्तेजित कर दे। तो उस न्यूनतम त्वरक विभव को ही हम क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। एग्जाम्पल लिया है इसने, यदि किसी परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा है, तो उत्तेजन विभव कितना आएगा, 10.2 वोल्ट उत्तेजन विभव हो जाएगा। तो ये हमारा पाठ हमारा समाप्त होता है। अब इसमें एक दो पॉइंट लिखा है मैंने उपसंहार के रूप में, इसे आप पढ़िए एक बार। बोर परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों का पता लगा था कि ऊर्जा स्तर कंटिन्यू नहीं है, वो क्लासेस के रूप में बटे हुए हैं KLMN के रूप में। और 1904 में ये मॉडल थ्योरेटिकल था। 1904 में फ्रैंक और हर्ट्ज नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रयोगों द्वारा परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों की प्रायोगिक पुष्टि से बोर की अवधारणा को सही साबित किया। पहली बात। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का बोर मॉडल के द्वारा स्पष्टीकरण दिया, जो बाद में आधुनिक क्वांटम भौतिकी के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, और इन उपलब्धियों के लिए 1922 में वैज्ञानिक बोर को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, तीनों मॉडल पूरे हो गए हमारे। अब इसको आप पढ़िएगा घर पे, और अगला चैप्टर के नोट्स मैं कल डालूँगा, तो उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए।